हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। पिछले टर्न पे हमने आपको बहुत ही शानदार चीज़ बताया था, कोणीय वेग के बारे में बताया था। और फिर हमने कोणीय वेग का रेखीय वेग के साथ संबंध, और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन सूत्र सिद्ध किया था। और आपने देखा था कि अच्छे अच्छे सवाल आपने लगाए थे, जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर पे हम लोगों ने सवाल को लगाया और समझा ओमेगा की खासियत को, यानी कोणीय वेग की खासियत को हम लोगों ने समझा। और उसको समझते हुए अब बच्चों, जहाँ पे कोणीय वेग होगा तो आप जानते ही हैं, कोणीय वेग होगा तो कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जैसे रेखीय वेग परिवर्तन की दर को हम रेखीय त्वरण कहते हैं, तो फिर यहाँ पर कोणीय वेग में भी परिवर्तन होगा। तो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग फिर कोणीय त्वरण कहेंगे, समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा उसमें। लेकिन यहाँ पर बच्चों, त्वरण जो है, हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में त्वरण एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निकल के सामने आएगा। तो टॉपिक बहुत आज का इम्पोर्टेंट है बच्चों। यदि आज के अंत तक आपने इस टॉपिक को देखा तो आपको बहुत शानदार शानदार चीज़ और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे इसमें, और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसमें कोई डाउटनेस मेरे ख्याल से रहेगी नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब पहले बच्चों ये जान जाइए कि जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि त्वरण की बात चल रही है, तो त्वरण यहाँ पर जो है, अब देखिए कौन कौन सा त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जब भी यहाँ पर वृत्तीय गति होगी तो त्वरण जो उत्पन्न होगा, एक तो भाई केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्र त्वरण। कौन त्वरण बोलेंगे? अभिकेंद्र त्वरण बोल दीजिएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अंदर की ओर जो उत्पन्न होगा वो हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और हम लोग पढ़ेंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये स्पर्श रेखा की दिशा में उत्पन्न होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक ठो आपका अभिकेंद्र त्वरण वाला उत्पन्न हो जाएगा, ये टेंजेंशियल हो जाएगा, एटी कह देंगे। ये रेडियल वाला हो जाएगा तो ये अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। दो त्वरण ये हो गए, और इनका एक रिजल्टेंट आ जाएगा। तो एक हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी नेट त्वरण कितना होगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, और एक बच्चों उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। देख रहे हैं, त्वरण का भंडार लग गया एकदम। त्वरण का क्या लग गया? भंडार। इतने ज्यादा एक्सेलरेशन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग चूंकि है यूपी बोर्ड के ही बच्चे तमाम इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग यूपी बोर्ड और अन्य बोर्डों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे सबके काम आए। तो फिलहाल हम बोर्ड को देखते हुए पहले हम एक अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू को प्रूव करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे अन्य त्वरण पे जाएंगे और खूब अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चर्चा हमारी किस पे होने जा रही है? अभिकेंद्र त्वरण पे, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण ये क्या होता है बच्चों? अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। अब ये अभिकेंद्र त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? फिर से वही लपेटिए। जब कभी एक समान वृत्तीय गति होती है तो कण की चाल अचर रहती है, परंतु दिशा बदलने के कारण वेग प्रत्येक बिंदु पर बदलता जाता है, जिसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और उस त्वरण की दिशा बच्चों सदैव केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। इसीलिए हम उसको कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। समझ में आ गया? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यानी कि उसकी दिशा जो है किधर होगी? केंद्र की ओर होगी, तो हम उसको बोलेंगे अभिकेंद्र त्वरण, और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसे प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कण है,
जो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है बच्चों। कैसी गति कर रहा है? एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। और एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का केंद्र O मान लेते हैं। कण यहाँ बिंदु P1 पर है और डेल्टा t समयांतराल के पश्चात वह बिंदु P2 पर पहुंच रहा है। यहाँ पर कण का वेग v1 है। यहाँ पर कण का वेग मान लेते हैं, थोड़ा और इधर बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाए। यहाँ पे कण का वेग जो है v1 मान लेते हैं और यहाँ पे कण का वेग क्या मान लेते हैं? v2। ठीक है, ध्यान से समझिए। कण कहाँ था? P1 पे था। कहाँ पहुँचा? P2 पे। कितना समय में? डेल्टा t समय में पहुँचा। कितना दूरी तय किया? कितना विस्थापन है? रेखीय विस्थापन डेल्टा s है। कोणीय विस्थापन कितना है? डेल्टा थीटा है। ये पिछले भाग में आप समझ चुके हैं, पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहुँच गए। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी सहायता से एक बना लेते हैं वेक्टर त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि परिमाण में तो ये दोनों बराबर हैं। v1 और v2 दिशा में अलग हैं, लेकिन परिमाण में बच्चों दोनों क्या है? बराबर हैं, क्योंकि चाल इनकी बराबर है। तो इसकी सहायता से यदि हम एक वेक्टर त्रिभुज का अनुमान लगाएं तो वह वेक्टर त्रिभुज हम बनाएंगे तो कुछ इसकी डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है बच्चों। तो ऐसे हमने एक बना लिया, ये एक बन गया वेक्टर त्रिभुज। इसको बिंदु O मान लेते हैं और यहाँ पर O या कुछ भी मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब यहाँ पर गया है तो इधर की ओर इसका वेगन v1 हो गया, परिमाण में v के बराबर ही है। इधर वेग क्या हो गया? v2, लेकिन परिमाण में यह भी v के बराबर है। और ये जो है इसका मान लेते हैं भाग हो गया आपका a b मान लेते हैं, और ये भाग हो गया डेल्टा v। ये क्या हो गया? v1 और v2 का जो परिवर्तन वाला भाग है ये हो गया डेल्टा v। हमने इसकी सहायता से एक वेक्टर त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये वेक्टर त्रिभुज बनके तैयार हो गया। अब इस वेक्टर त्रिभुज की सहायता से जो है हम लोग मान निकालते हैं। मान लीजिए ये कोण है डेल्टा थीटा, ये भी कोण डेल्टा थीटा है। ये दोनों इक्वल त्रिभुज हैं, मतलब कि ये दोनों समरूप हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है बच्चों? समरूप त्रिभुज की खासियत होती है कि उन भुजाओं का लंब बटे लंब, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OP1P2। ठीक है, OP1P2। और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन गया? त्रिभुज QAB। अब ये समरूप है बच्चों, समरूप हैं। ठीक है, इक्वल रूप वाले हैं दोनों। तो इक्वल रूप वाले हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात, अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, R हैं, त्रिज्या तो R आपने माना है, तो ये दोनों भी, तो ये भी दोनों भुजा बराबर है, ये भी दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं P1P2। ठीक है, P1P2 तो बटे हो जाएगा AB, P1P2 बटे AB बराबर, अब इसकी एक भुजा ले लेते हैं, ये मान लीजिए OP1, तो इसकी एक भुजा ले लेते हैं QA, यानी इसकी भुजा बटे इसकी भुजा और इसकी भुजा बटे इसकी भुजा। तो अब P1P2 की वैल्यू कितनी है? P1P2 देखो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा S दूरी तय किया है, तो डेल्टा S लिख दो। AB ये डेल्टा V है, डेल्टा V लिख दो। OP1 R है, R लिख दो। QA इसका मान V के बराबर है, V लिख दीजिए। अब देखिए क्या आ गया। अब यहाँ पर इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो देखो क्या आ जाता है। तो डेल्टा V कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा V इंटू R इज इक्वल टू डेल्टा S इंटू V हो गया। अब बच्चों डेल्टा T से भाग दे देते हैं। डेल्टा T से भाग देने पर डिवाइड कर देते हैं डेल्टा T से। तो डेल्टा T से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इंटू R बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा T इंटू V। अब डेल्टा V बटे डेल्टा T को बच्चों क्या कहेंगे? यह त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो त्वरण A हो गया, ये हो गया R
बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को क्या कहेंगे, यह विस्थापन बटे समय अंतराल है तो इसको वेग कहेंगे, और एक वेग पहले से ही है। तो यहाँ से बच्चों फार्मूला आ गया ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। यही अभिकेंद्र त्वरण का एक सूत्र आ गया, ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर। अब इसको आधार मान करके हम लोग आगे बहुत बेहतरीन सवाल हल करने वाले हैं। अब चूंकि v बराबर पढ़ते हैं हम लोग, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, v का मान कितना पढ़ चुके हैं, आर ओमेगा पढ़ ही चुके हैं, v बराबर आर ओमेगा। हालांकि इस पे बड़ी बहस हुई थी, आपको बताए थे कि यह केवल मतलब कि सर्कुलर मोशन में ही यह लगता है, बाकी जगह ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई आर लगता है। फिलहाल ये सर्कुलर मोशन ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो v के जगह आर ओमेगा रखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आर से एक आर कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मान निकाल सकते हैं, जिसका डायरेक्शन हमेशा केंद्र की ओर होता है। अब चलिए इससे जुड़े हुए अन्य सवालों को देखते हैं और अन्य त्वरण को देखते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद असली खेला शुरू होगा, अब इसके बाद असली खेला शुरू होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खेल होने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर पता चला कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पर एक अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। बिना अभिकेंद्र त्वरण के एक समान वृत्तीय गति संभव नहीं होगी। तो अब देखते हैं आपके पास क्या क्या। पहला त्वरण, ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण। अब ये अभिकेंद्र त्वरण हो गया आपका, जिसको आप कह दिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये जो फार्मूला इसमें क्या आपने लगाया, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर, या लगा देंगे ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, इसको लगा देंगे। इसमें बच्चों क्या चीज चेंज हो रहा है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो जा रही है प्रत्येक बिंदु पर, वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, ठीक है। यानी कि यह जब भी एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या चीज चेंज होती है, वेलोसिटी इसकी प्रत्येक बिंदु पर चेंज रहता है। जैसे ये वृत्तीय गति कर रहा है तो क्या होता है, इसका परिमाण तो प्रत्येक बिंदु पे बराबर ही रहता है। जैसे यहाँ v1 है तो ये v ही होगा, यहाँ पे v2 है तो भी ये परिमाण में v के बराबर ही होगा। यानी परिमाण नहीं चेंज होता है, यानी स्पीड नहीं चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी इसकी प्रत्येक बिंदु पे चेंज होती है, इसके कारण ये त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसको अभिकेंद्र त्वरण हम लोग कह दिए, इसको हम लोग ए आर से रिप्रेजेंट कर दिए कि ए आर हो गया, ठीक है। दूसरा बच्चों त्वरण उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। एक हो जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण। अब ये स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये स्पर्श रेखा की दिशा में इसका डायरेक्शन होगा बच्चों। अब ये देखो, इसको ऐसे हो गया, ये हुआ, यहाँ पर इसकी जो चाल है वो अलग है। जैसे एक समान वृत्तीय गति में चाल तो बराबर रहती है, लेकिन यह असमान वृत्तीय गति हो गई बच्चों, यानी इसमें चाल बराबर नहीं भाई। यहाँ पता चला इसकी चाल ही v है, तो यहाँ पे चाल बदल गई इसकी, पता चला v डैश हो गई, यहाँ पे चाल फिर बदल गई v डबल डैश हो गई, यहाँ पे चाल बदल गई v ट्रिपल डैश हो गया। चाल ही बदल जा रही है, मतलब इसकी स्पीड ही चेंज हो जा रही है। तो ऐसे में जो त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों उसको कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। यह स्पीड चेंज होने के कारण उत्पन्न होती है। ये किसके कारण चेंज होने के कारण, वेलोसिटी चेंज होने के कारण, यह वेलोसिटी चेंज होने के कारण उत्पन्न हो रही है, और ये स्पीड चेंज होने के कारण उत्पन्न हो रही है बच्चों। इसको AT से हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो AT इज इक्वल टू dv बटे dt हो जाएगा। यह स्पीड के कारण चेंज हो रहा है, ठीक है। किसके कारण उत्पन्न हुआ, किसके कारण उत्पन्न हुआ, इसमें जो है इसकी स्पीड जो है चेंज हो जा रही है, ठीक है। यानी कि अब
ये दो एक्सेलरेशन आपके सामने हो गए, एक हो गया AT और एक हो गया AR। अब देखो ये दोनों लगते क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं? एक तो नेट वाला हो गया, तीसरा देखते हैं नेट त्वरण। नेट त्वरण यानी कि नेट एक्सेलरेशन ये कितना आ जाएगा? तो नेट एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा, अब देखिए आप ये कहाँ कहाँ लगे, ऐसे हो गया, ये केंद्र हो गया, तो ये तो इधर आप मारेगा धड़ाक से, AR इधर की ओर जाएगा, ठीक है बच्चों। और AT किधर जाएगा? अब AT जो है स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में होगा। AT हमेशा किधर होगा? स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में होगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यहाँ पर जो है अब पता चलेगा AT का डायरेक्शन किधर होगा। AT का डायरेक्शन जो है वह सीधे ऊपर हो गया स्पर्श रेखा की दिशा में, इधर हो गया AT और इधर हो गया AR। चलो इसका परिणामी निकाल लिया जाए। AT और AR का परिणामी कैसे निकलेगा? तो देख लो, ये दोनों परस्पर क्या है? लंबवत हैं। तो लंबवत वेक्टरों का परिणामी कैसे निकालते हो? परिणामी निकालने के लिए ये आपको बताया गया ना वेक्टर वाले में कि इससे एक चतुर्भुज बनाइए और इसका जो वेक्टर होगा यहाँ पे विकर्ण इसका, यही प्रदर्शित करेगा नेट एक्सेलरेशन ए हो गया बच्चों, नेट एक्सेलरेशन ए हो गया। तो यह इतना AR है, ये भी AR ही होगा, ऊपर वाला परिमाण में इसके बराबर होगा। तो नेट त्वरण आया कितना? नेट त्वरण आ गया बच्चों A = √AR² प्लस AT स्क्वायर। कितना आ गया? AR² प्लस AT²। इसकी सहायता से हम लोग जो है नेट त्वरण निकाल सकते हैं, ठीक। तो फाइनली आपने देखा कि हमको यदि अभिकेंद्र त्वरण निकालना है तो ये रहा, स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, और यदि हमको नेट त्वरण निकालना है तो A = √AR² प्लस AT² से निकालेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग एक त्वरण और पढ़ेंगे, ये तो तीसरा त्वरण हो गया। चौथा एक त्वरण और है जिसका नाम है कोणीय त्वरण, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसे आगे हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। तब तक चलिए कुछ अच्छा सा सवाल लगाते हैं। तो इस प्रकार से चौथा त्वरण तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन तीन त्वरण बच्चों अभी हम लोग इस पे सवाल को लगाते हैं। तो थोड़ा एक बार फिर से चेक करते हैं क्या क्या आपने पढ़ लिया इसमें, जिस पे हम लोग सवाल लगाने चल रहे हैं, ये क्या क्या तमाशा है, इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या तमाशा करने जा रहे हैं आप लोग। वो हो एक चीज़ और, इसमें कोण भी, परिणामी त्वरण का कोण यदि अल्फा हो जाए, ये अल्फा कोण है मान लीजिए परिणामी त्वरण का कोण, तो अभी देखिए पहले क्या क्या सीख लिया। पहला, जब भी आपको निकालना रहेगा एक अभिकेंद्र त्वरण, तो AR निकाल देंगे V² से, ठीक है, या फिर निकाल देंगे AR = R⍵² से निकाल दीजिएगा। दूसरा त्वरण कौन सा निकालेंगे? दूसरा त्वरण आप निकाल देंगे AT, तो AT कैसे निकलेगा? dV/dt से निकल जाएगा बच्चों, dV/dt से निकल जाएगा। तीसरा क्या निकालेंगे? नेट त्वरण, नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो A बराबर निकल जाएगा √AR² धन AT² से लगा देंगे। और इसका एंगल, एक चौथा चीज आ गया, इसका एंगल कैसे निकालेंगे? यदि स्पर्श रेखीय त्वरण से परिणामी त्वरण का कोण अल्फा हो, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। तो यदि स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT से परिणामी त्वरण अल्फा कोण पर हो, तब बच्चों देखो इसका तुम दिशा निकाल सकते हो, डायरेक्शन। tan अल्फा बराबर, ये tan अल्फा हुआ, लंब बटे आधार होता है ना, तो AR बटे क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। बस इससे हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आपका समराइजेशन हो गया। अब चलिए हम इस पे आधारित आपको सवाल फटाफट लगवा देते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है,
पहला सवाल है, यदि मान लीजिए v बराबर 2t है, ठीक है, v बराबर कितना हो जाए 2t है, और r बराबर हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए 9 मीटर, ठीक है, v बराबर 2t, r बराबर कितना मान लिए 9 मीटर है। तो आप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, क्या क्या ज्ञात करो भाई, अभिकेंद्र त्वरण बताइए, स्पर्श रेखी त्वरण बताइए, और ए नेट बताइए, नेट त्वरण, ये तीनों त्वरण को बताइए, ज्ञात करो, ठीक है, ये तीनों ज्ञात करना है। तो चलो फटाफट ज्ञात कर लेते हैं तीनों, देखिए कैसे कैसे ज्ञात कर देंगे। तो पहली बात ये देखो बच्चों, और कब ज्ञात करना है, ज्ञात करो, ठीक है, और टी बराबर मान लीजिए दिया हो 3 सेकेंड, टी बराबर कितना दिया है 3 सेकेंड पर ये सारी चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आ जाइए, ए आर कैसे निकलेगा, तो ए आर निकलता है वी स्क्वायर बटे आर से, तो वी पहले निकालिए, तो वी बराबर 2t है, v बराबर 2t है, तो 2 गुणे t की वैल्यू रखो 3 सेकेंड, इसमें v की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 सेकेंड, तो 2 तिया 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया ये। तो फटाक से आपका ए आर बराबर कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई आर, ये बार बार आर आर कंफ्यूजन कर रहा हो तो इसको ए सी भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर फोर्सन एक्सीलरेशन है तो AC भी लिख सकते हैं। फिर अभी चलो v स्क्वायर बाई आर हो गया, तो v स्क्वायर कितना बच्चों, ये आपने 6 निकाला, 6 गुणे 6 अब बटे 9 हो गया, तो 2 तिया 6, नहीं 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, तो 6 दूनी 12 बटे 3 चौके 12, यानी कि 4 आ गया। ये आपका अभिकेंद्र त्वरण का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, अभिकेंद्र त्वरण तो आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, AT निकालते हैं। AT बच्चों कैसे निकलेगा, AT बराबर होता है dv बाई dt, तो आप इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल जानते ही होगे, तो जब dv बाई dt करेंगे तो 2 ये बचेगा, क्यों, d बाई dt जब इसका करिएगा 2t का तो 2 आ जाएगा, तो ये तो अपने आप आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमको ए नेट चाहिए, ए नेट बराबर कितना होता है बच्चों, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो ए आर का मान कितना है, ए आर का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, ए टी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए, अंडर रूट 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 हो गया, तो अंडर रूट 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका फाइनली आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल हम लोग हल करते हैं, नोट कर लिया, सभी लोगों ने नोट कर लिया सवाल को, समझ में आ रहा है सबके, सवाल समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और वेद पूछ देता कि उसका कोण भी बताइए, जैसे इसमें पूछा तो नहीं, तीनों मान पूछ दिया, लेकिन मान लीजिए पूछ देता कि परिणामी त्वरण का कोण भी बताओ भाई, तो परिणामी त्वरण का कोण आपको क्या बताया गया था, परिणामी त्वरण जो निकला नेट एक्सेलरेशन उसका एंगल tan अल्फा बताया गया था आपको, कैसे बताया गया था, ये ऐसे बताए थे, देखो होश होना चाहिए ना, ये ऐसे बताया गया था, देखो यहाँ पे ऐसे था, फिर यहाँ पे आपने इसको ऐसे ले गए थे, ये वाला आपका AT हो गया, ये वाला AR हो गया, तो आपने ऐसे एक बनाया और फिर ये बनाया, यही परिणामी त्वरण ये था, और ये एंगल आपका अल्फा है, यही वाला एंगल अल्फा है, तो ये तो AR के बराबर ही है ऊपर वाला, तो यहाँ से कोण निकालना होगा बच्चों, तो tan अल्फा बराबर देखो AR बटे AT कर दो, तो AR का वैल्यू तो निकाला यहीं कहीं 4, अब बटे हो गया 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो अल्फा बराबर कितना लिख दोगे tan इनवर्स 2, ठीक है। तो ऐसे कोण पूछ दे तो परिणामी त्वरण का कोण भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यही सवाल जो है फिर से हम आपको दें, सवाल ऐसे ही दे दूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए ओमेगा बराबर दे दिया गया 2t और r की वैल्यू आपको मैंने दे दिया 2 मीटर, ठीक है, ओमेगा बराबर 2t आप नहीं मात्रक दिया, ओमेगा बराबर 2t, r बराबर 2 दे दिया, और आप ज्ञात करिए क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात करिए वही AR बताइए,
ए टी बताइए, ए नेट बताइए, ए नेट का दिशा बताइए, ए नेट की दिशा भी बताइए, और टी बराबर मान लीजिए इसमें भी टी बराबर मान लीजिए 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर ये सब ज्ञात करना है। ठीक है, ये चारों वैल्यू आपको ज्ञात करो, फटाफट ज्ञात करो, अपने से ज्ञात हो जाएगा। हाँ चलो देख लो कैसे ज्ञात होगा, फटाफट देख लो। सबसे पहले हमको ए आर चाहिए, तो वी स्क्वायर बटे आर चाहिए। वी स्क्वायर बटे आर, वी कैसे मिलेगा बच्चों? वी बराबर आर ओमेगा। वी कैसे निकलता है? वी बराबर आर ओमेगा बच्चों। तो आर इंटू आर का मान रख दो 2, ओमेगा का मान 2t, तो ये कितना आ गया? 4t आ गया। तो फाइनली सवाल उसमें चेंज हो गया जो भी पीछे लगाए हो, v का मान 4t हो गया। अब बताओ तुम, पहले ए आर निकालना है तुमको, तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये है वी, तो वी की वैल्यू यहाँ से पहले निकालो, देखो कितना आता है। वी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 इंटू टी का मान 3 सेकेंड है, तो 4 गुणे 3 रखोगे ना, तो 4 तिया कितना हो गया? 12। 4 तिया 12, 4 का पार आता होगा, तो 4 तिया 12 हो गया। तो बच्चों 12 इंटू 12 अपान हो जाएगा, आर की वैल्यू देखो 2 रख देना। ठीक है, तो 2 छक्के 12 और 12 छाक 72 हो गया। तो 72 मतलब हो गया, चूंकि यूनिट नहीं दिया है तो आप भी 72 मात्रक लिख के काम चला देंगे। ठीक है, ए आर निकल गया। ए टी कैसे निकालोगे बच्चों? ए टी, तो ए टी कैसे निकलता है? ए टी निकलता है डी वी बटे डी टी से। तो वी की वैल्यू कितनी है? 4t, यहाँ निकाले ना वी की वैल्यू 4t, तो डी वी बटे डी टी कितना आएगा? 4 आ जाएगा। डी वी बटे डी टी कितना आ गया? 4 आ गया। तो ए टी की वैल्यू निकल गई। अब आपको ए नेट चाहिए। क्या चाहिए? ए नेट चाहिए। तो ए नेट निकाल लेंगे। ए नेट कैसे निकाल लोगे बच्चों? ए नेट बराबर अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ए आर का मतलब हो गया 72 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको करके आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और कोण निकालना हो तब परिणामी की दिशा कैसे निकालेंगे? ए नेट की दिशा कैसे निकाल लोगे बच्चों? tan अल्फा बराबर कैसे निकालेंगे? ए आर बटे ए टी निकालेंगे। तो ए आर की वैल्यू देखो 72, ए टी की वैल्यू 4। अब यहाँ से करके tan अल्फा यानी यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए अगला सवाल ले लेते हैं। यदि हम मान लेते हैं टी ना हो, ठीक है, हम केवल मान लेते हैं v बराबर हो केवल 4 मीटर प्रति सेकंड, r बराबर 2 मीटर हो गया। और मान लीजिए आपको ज्ञात करो ए सी ए आर ए टी और ए नेट ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? ए आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वी स्क्वायर बाई आर। तो 4 इंटू 4 अपान 2, 2 2 जा 4, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए टी कितना हो जाएगा? ए टी देखो डी बटे डी टी। अब तुम बताओ डी बटे डी टी क्या होगा? इसका अवकलन करोगे तो इसमें तो टी है नहीं, तो इसका अवकलन आ गया 0, तो ए टी 0 हो गया। ए टी क्या हो गया? 0 हो गया। तब ए नेट क्या होगा? ए नेट बराबर अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए टी तो 0 हो गया, तब तो ये ए आर के बराबर हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं। यदि मान लेते हैं ओमेगा बराबर 2t दिया हो और r बराबर 2 मीटर दिया हो, ठीक है, और आपको बताना हो जबकि आपको वह समय ज्ञात करो जब स्पर्श रेखीय त्वरण AT
परिणामी त्वरण से 37 अंश का कोण बनाए। ठीक है, यानी कि वह समय ज्ञात करना, आपको टी निकालना है, समय निकालना है जब स्पर्श रेखी त्वरण AT जो है परिणामी त्वरण से 37 अंश का कोण बच्चों बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी कहानी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर R ओमेगा है तो R की जगह 2 हो गया, ओमेगा की जगह 2T, तो 2 गुणे 2T यहाँ पे लिख के पक्का रखो, V बराबर हो गया 4T। ठीक है, तो T की वैल्यू तो दी ही नहीं गई है, तो T की वैल्यू जब दी नहीं गई है तुम्हारा आगे का काम यहाँ अभी ब्रेक पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर निकालना होगा, क्या T की वैल्यू पहले लानी होगी। तो T की वैल्यू लाने के लिए हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब बोलो जुगाड़ क्या करोगे, चूंकि ये बोल रहा है ना 37 अंश का कोण बनाए, तो 37 वाला ट्रायंगल जरा ध्यान में रखिए तो फटाक से। तो आपको ये पता था कि ये काम है। अब देखो यहाँ पे जाओ, इसका फंडामेंटल इसीलिए क्लियर होना चाहिए, इसका क्या बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों में ये था कि बच्चों ये तुम्हारा AT था और इधर AR था, तो इसका जो परिणामी तुम लोगों ने ज्ञात किया था ऐसे, ये वाला, ये परिणामी A जो था ये यही कोण बना रहा था, ये वाला अल्फा। तो तुम्हें जो 37 अंश दिया ना बच्चों, ये यही वाला तो दिया 37 अंश, यही कोण दिया है 37 अंश। यानी tan अल्फा बराबर जो हम लिखते थे AR अपान उसको लिखते थे, तो वही कोण तुमको दिया हुआ है। तो अब क्या करो, पहला काम तो ये कर जाओ कि तुम निकाल ही लो, AR की वैल्यू निकाल लो, और AT तुमको पता ही है, तो यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा बराबर tan 37 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 37 अंश बराबर हो जाएगा AR बटे AT हो जाएगा, AR बटे AT हो जाएगा। AR कैसे निकालोगे बच्चों, तो AR निकलता है, AR इज इक्वल टू V² बटे R से निकलता है। तो V देख लो कितना है तुम्हारा 4T, तो 4T इंटू 4T अपान R की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 कट मार दो, तो 4 दूनी कितना हो गया 8T²। यानी AR की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई कि 8T² है। AT की वैल्यू पता कर लो बच्चों, AT बराबर क्या होता है dV बटे dt हो जाता है, dV बटे dt हो जाता है। तो dV बटे dt कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो ये 4T है ना, तो dV बटे dt कर दिए तो d/dt 4T यानी कि 4 आ गया। तो AT का मान 4, AR का मान 8T² आ गया। अब ये काम तो पक्का हो गया, AR का मान पता चल गया, AT का मान बच्चों पता चल गया। tan 37 अंश, अच्छा याद रखो tan 37 अंश में क्या फार्मूला बनता है, ठीक इसके सामने वाले की भुजा 3 होती है, बगल वाले की 4 होती है और ये 5 होती है। इसको बताया गया था तुमको एकदम से बच्चों, इसको तो एकदम से दिमाग में रखो। 37 अंश फार्मूला, ये 37 अंश वाला फार्मूला है तुम्हारा। 37 अंश हो गया, ये भुजा 3 हो जाती है, ये 4 ये 5। ठीक है, तो tan 37 अंश बराबर यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3/4 क्या आ जाएगा, 3/4 रख दो बच्चों। और AR की वैल्यू यहाँ से पुट आउट करो 8T² और AT की वैल्यू ये रही 4। तो कुल माजरा कितना आ गया, कुल आ गया 4 से 4 मर गया, तो 8T² इज इक्वल टू 3 आ गया। तो T² बराबर 3/8, मतलब T बराबर √3/8 सेकेंड, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो बच्चों समझ में आ गया होगा।